नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। सुधार एक सतत प्रक्रिया है और हो भी क्यों ना, जिस तरह परिस्थितियां बदलती हैं, हमारी जीवन शैली बदलती है और हम अपने काम करने का तरीका भी बदल देते हैं, उसे आसान और फायदेमंद बनाते हैं। शायद इसी प्रक्रिया को सुधार कहते हैं। देश में आधुनिक आर्थिक सुधारों की कहानी 1991 में शुरू हुई और आज करीब 30 साल होने को आए, सुधार जारी है। लेकिन कोविड-19 ने सुधारों की अहमियत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आज जरूरत है जरूरी सुधार किए जाएं और जल्द किए जाएं। विश्व की तमाम रेटिंग एजेंसियां भी मानती हैं कि भारत अगर आर्थिक मोर्चे पर मजबूत होना चाहता है तो उसे सुधार कार्यक्रमों की रफ्तार कायम रखनी होगी। फिच कह चुकी है कि कृषि बिल से किसानों को अपने फसल को कहीं भी बिक्री की सुविधा मिल गई है और श्रम सुधार से देश में श्रमिक बाजार में बड़ा बदलाव आएगा। संसद में पास किए गए इन रिफॉर्म से मीडियम टर्म ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है। रिजर्व बैंक ने भी हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में आर्थिक रिकवरी के लिए सुधारों की जरूरत पर बल दिया। वहीं भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित नेशनल एमएनसीज कॉन्फ्रेंस 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि भारत ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुए संकट को अवसर में बदला है। महामारी के दौरान भी बड़े सुधार करने के लिए अवसर नहीं गंवाए। ये वो सुधार हैं जो दशकों से लंबित पड़े हुए थे। सुधार जारी रहेंगे और आने वाले दिनों में आर्थिक सुधारों के लिए और कदम उठाए जाएंगे। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि आखिर ये सुधार इतने जरूरी क्यों हैं और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सुधार किए जाने की ज्यादा जरूरत है। इन मुद्दों पर विश्लेषण के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है सौरभ चंद्रा जी, जो कि DIPP वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में पूर्व सचिव है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर DP कौशिक, जो कि अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस एंड अकाउंटेंट के प्रोफेसर हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सौरभ चंद्रा सर, पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि कोविड की चुनौतियों के बीच जब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की आर्थिक रफ्तार मंद पड़ी हुई है, इस दौर में हमारे लिए आर्थिक सुधारों की कितनी जरूरत है? हर चुनौती एक मौका होती है और ये एक मौका है जब हम लोगों को आधारभूत संरचनात्मक सुधार करने चाहिए। इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, उसका जो पूरा संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव की जरूरत है। तो आप देखिए कृषि क्षेत्र को, GDP का 16% वहां से आता है, मगर लगभग 50% आबादी उस पर निर्भर है। ये किसी भी लिहाज से सस्टेनेबल नहीं। हमें कम से कम 5 करोड़ रोजगार पैदा करने हैं ताकि कृषि क्षेत्र से आबादी वहां पर स्थानांतरित हो सके। और उसके लिए केवल एक ही क्षेत्र उपलब्ध है और वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग का जो योगदान होना चाहिए GDP में, वो इस समय लगभग 15-16% है, कई दशकों से वो बढ़ के 25% होना चाहिए, ताकि वहां रोजगार उपलब्ध हो और कृषि क्षेत्र में जो अधिक जनसंख्या है, जो उस पर निर्भर है, उसको वहां उसमें स्थानांतरित कर सके। ये करना बहुत आवश्यक है। अब आते हैं, अगर हमें अपनी GDP को बढ़ावा देना है, दूना करना है, तो ये निर्यात के द्वारा ही काफी हद तक संभव है। इस समय निर्यात लगभग $300 बिलियन पे स्थित है कई वर्षों से। इसको बढ़ा के कम से कम 600 बिलियन, अगर 1 ट्रिलियन नहीं करना है। इसके लिए बहुत जरूरी है, मैं फिर से दोहराऊंगा, कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सुधार हो, डेप्थ आए मैन्युफैक्चरिंग में, ताकि R&D से लेके अंत तक जितना भी वैल्यू बढ़े वो इस देश में ही रहे। ये नहीं है कि हम एक असेंबली करना शुरू करें तो यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन है वो बहुत कम। तो एक बहुत जरूरी समय आ गया है जब पूरी आर्थिक अर्थव्यवस्था में एक संरचनात्मक, एक आधारभूत सुधार किए जाए। ठीक है डॉक्टर कौशिक,
हम देखें तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य पहले से सरकार ने तय किया है और अब हम देख रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया गया। जो तमाम चुनौतियां आई उस बीच सरकार एक तरह से हम देखें तो लगातार एक्टिव है। आर्थिक मोर्चे की अगर हम बात करें, सरकार का टारगेट है कि ओवरऑल देश का जो तो खजाना बढ़े ही, जो पब्लिक है, आम जनता है, उसकी जेब जो है उसका खजाना भी बढ़े। इसको लेकर जो अप्रोच अपनाया जा रहा है आर्थिक सुधार के लिहाज से, वो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोविड ने हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न की है। सबके केवल भारत में रही ये समस्या, तो उससे जो विकास की दर हुई और जो हमारे अनुमान थे उस पे बहुत ठेस पहुंची। पर अब अगर हम पिछले 1-2 महीने से या पिछले क्वार्टर का हम रिजल्ट देखें तो हमारी जो प्रोग्रेस है, जो हमने उसको रिकूप किया है, अपने आप को ठीक किया है, अपने आप को उत्पादन अच्छा किया है, तो वो संतोषजनक है। और जैसा कि पहले अनुमान लगा रहे थे कि उत्पादन बहुत तेजी से नहीं होगा, पर जितने इससे पहले क्राइसिस आए हैं उनकी अपेक्षा इस बार हम काफी सुनिश्चित हैं और मतलब हमारी जो प्रगति की दर है वो बहुत अच्छी। जहां तक आपने विषय उठाया है कि विकास में सभी का योगदान होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। और आज की तारीख में, आज की तिथि में जो मैं डिस्पैरिटी देख रहा हूँ इनकम में, ये बहुत ज्यादा है। ये न केवल जो लोग कृषि में जुड़े हुए हैं और जो उद्योग में हैं उनके तो इनकम में अंतर है ही, क्योंकि कृषि क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा अंतर है। क्योंकि अगर मैं देखूं कि तो टॉप 10% जो हमारे किसान लोग हैं उनके पास देश की 50% के लगभग जमीन है, और जो नीचे के लोग हैं हमारे पास कृषि में भी 50% जो नीचे के लोग हैं वो केवल 0.5% लैंड को ही कल्टीवेट कर रहे हैं। और जो किसान है हमारा वो ऋण में दबा हुआ है। और किसानों के लिए तो सरकार ने फिर भी कुछ अच्छा किया है, जैसे कि बहुत वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं तो किसानों को ऋण नहीं मिलता था बैंक से, और वो लोग जो मंडियां हैं वहां से जो आड़ती लोग होते हैं उनसे पैसे लेते थे, जो एक बहुत उच्च दर पे होती थी। पर अब किसानों ने क्या किया, मतलब सरकार ने क्या किया कि बैंकों से एक बहुत सस्ते दाम में, सस्ते रेट पर उनको लोन देना शुरू किया है। तो ये एक अच्छी बात है। पर अभी भी जो एक चिंता का विषय ये है कि जो व्यक्ति किसानों पे काम कर रहे हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। वो इसलिए भी दयनीय है कि अगर मान लो वो किसान से पैसा उधार लेते हैं तो उनको तो ऊंचे दर पर किसान पैसा देता है। ये एक ऐसी समस्या है जो शायद अभी पुस्तकों में और लिटरेचर में नहीं आई, पर क्योंकि मेरा थोड़ा संपर्क गांव से भी है और मेरा जो बैकग्राउंड है वो ग्रामीण ही है, तो मुझे पता है कि अगर कोई वर्कर जो किसान के पास 24 घंटे काम करता है, अगर उसको थोड़े भी पैसे की जरूरत होती है तो उसके ऊपर काफी दिक्कत आती है। तो सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ उन व्यक्तियों को जो किसानों के पास काम कर रहे हैं उन पर ये जो ऋण है, ब्याज कम ब्याज वाला ऋण दे देना चाहिए। मेरा उद्देश्य मैं ये मानता हूं कि जो आय है सभी व्यक्ति की, उसकी डिस्पैरिटी कम से कम हो। जब तक कम से कम नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। और अगर ये डिस्पैरिटी बढ़ती गई तो एक ऐसा समय आएगा कि जो लोग जिन पे इनकम ज्यादा है वो ठीक हो जाएंगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो अपना सामान नहीं बेच पाएंगे। सामान बेचने के लिए उनको मार्केट चाहिए, और जो मार्केट है वो लोगों से बनता है, और जो दूसरी साइड के लोग हैं, दूसरी पक्ष के लोग हैं जिनके पास आय कम है, वो उनके पास परचेजिंग पावर नहीं होगी। तो सरकार बहुत कर रही है, अच्छी बात है। ठीक है।
सौरभ चंद्र सर, क्योंकि आप दोनों जिस तरह से कृषि सेक्टर की बात कर रहे हैं और बहुत बड़ी आबादी हमारी कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर कर रही है, सरकार ने ये काफ़ी पहले कहा था कि उनका सपना है कि जो कृषि है उसको मजबूती दी जाए और किसानों की आमदनी को दुगना किया जाए। हम जानते हैं जो ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा है उनमें ज़रूर इसके लिए बदलाव भी करने होंगे, परिवर्तन होगा तभी किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। कितना ज़रूरी इस क्षेत्र में आप परिवर्तन को मानते हैं? अगर किसानों की आय को दूना करना है तो सबसे पहले हमें कृषि क्षेत्र में विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन जिसे कहते हैं, वो करना पड़ेगा। इस समय जो एमएसपी का सिस्टम है उससे गेहूं और धान, दो फसलों को बढ़ावा मिल रहा है और ये उन क्षेत्र में उगाई जा रही हैं जहां पानी की कमी हो रही है। इसकी वजह से यूरिया बहुत इस्तेमाल हो रही है, जो सॉइल का कॉम्पोजिशन है बिल्कुल बदल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, कई समस्याएं खड़ी हो गई। तो हमें जो फसल है उसका विविधीकरण करना पड़ेगा। इसके अलावा कृषि से जो संबंधित क्षेत्र है वहां से उनकी आय बढ़ानी पड़ेगी और ग्रामीण क्षेत्र में हमें ऐसे छोटे उद्योग लगाने पड़ेंगे जिससे इन लोगों की आय की पूर्ति हो सके, पूरक हो। ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ाना बहुत जरूरी है। वह उसके बाद कृषि क्षेत्र की आय अपने आप बढ़ जाएगी, मगर वहां पर आधारभूत परिवर्तन करने पड़ेंगे। इस समय 80% से ज्यादा लघु और सीमांत कृषक हैं। अब लघु और सीमांत कृषक की अपनी मजबूरियां हैं और उसके अलावा ऐसे उस पे काम करने वाले जिनको भूमिहीन है, उनका क्या किया जाए? मनरेगा लाई गई है, कुछ आमदनी बढ़ाई गई है, मगर ये पूरा जो पैकेज है वो पूरे ग्रामीण क्षेत्र का है। ग्रामीण क्षेत्र में एक समस्या है और उस समस्या का निदान करने के लिए पूरे क्षेत्र के लिए पैकेज बनाना पड़ेगा, जिसमें उद्योग, आपकी फसल जो भी उगाई जा रही है और अन्य प्रकार के जो विविधीकरण है, फल उत्पादन करना है या मत्स्य पालन है या पशुपालन है, उस सब को हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर कौशिक, अगर जब भी रिफॉर्म्स की बात आती है भारत में, तो ये कभी भी उतने आसान तो रहे नहीं कि रिफॉर्म्स हों और तुरंत उनको हाथों हाथ ले लिया जाए। ये मुश्किल काम है। बदलाव की जब भी बात होती है तो नतीजों को पहले ही अस्वीकार करने की बात भी आ जाती है। तो हमने देखा है कि विदेशों में भी देखें तो कृषि के क्षेत्र में ऐसे मॉडल अपनाए गए हैं, वहाँ क्या नतीजे रहे हैं और क्या फिलहाल थोड़ा इन सुधारों को समय देना चाहिए? देखिए, सुधार आवश्यकता है और आज जो हम सुधार करेंगे, आज शायद वो इतना लाभ ना दे, कुछ वर्षों के बाद वो हमें बहुत लाभ देता है। मुझे याद है जब बैंक में या बैंकों में जब कंप्यूटराइजेशन आया था तो उसका भी विरोध हुआ था और वैसे भी हम पढ़ाते हैं प्रबंधन में कि चेंज जो है वो बहुत कठिन प्रक्रिया है। नोबडी लाइक्स टू चेंज। इसीलिए अब जो भी सरकार ये 3 नए विधेयक लाई है, इनमें भी देखिए चेंज तो है और यहाँ पर इस चेंज को जैसे हम इसको लागू करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि समस्याएं हैं। अब वो समस्याएं होना थोड़ा अनिवार्य इसलिए भी हो गया है क्योंकि किसान जो है वो भारतवर्ष में दिन प्रतिदिन दबता जा रहा है। देखिए, क्योंकि नंबर एक जो कल्टीवेशन है लैंड की, वो दिन प्रतिदिन कम हो रही है। जो हमारे कल्टीवेटर्स हैं वो कम हो रहे। एवरेज साइज जो है एक फार्मर के पास अब 1.08 एकड़ आता है, तो उसमें वो क्या करेगा? और जो किसान की जो जिंदगी है, मतलब किसान की एक जो लाइफ है वो बहुत दयनीय है। इसलिए भी दयनीय है कि वो हर सामान को जो भी वो खरीदेगा वो रिटेल से थोड़ा ज्यादा मूल्य पे खरीदेगा।
मैं रिटेल का मूल्य मानता हूं शहरों के मूल्य को। वो गांव में जाएगा सामान तो जो दुकानदार गांव का है वो भी चार्ज करेगा। फिर जो भी वो सामान बेचेगा वो होलसेल से कम पे बेचेगा। मतलब होलसेल मैं मानता हूं गांव शहरों के मूल्य को। तो वो जब गांव से जाएगा दोनों तरफ का वो ट्रांसपोर्ट भी। तो ऐसे में उसका, और आज के युग में आप देखिए न केवल इन्फ्लेशन ही व्यक्ति को परेशान करती है, इससे ज्यादा जो परेशानी है वो जो बास्केट ऑफ गुड्स हमें चाहिए वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में किसानों के प्रति हमारी कुछ ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जिससे कि उनका उधार, ये 3 कानून आए हैं। अब यहाँ पर इन 3 कानून के बारे में व्यक्तियों को, नागरिकों को चाहिए कि वो अपना विचार इन कानूनों में जो प्रावधान है उनके प्रति उनके विचार हो। पर यहाँ पर हम ऐसा देखा है कि कोई भी व्यक्ति हो, ज्यादातर लोग क्या है ये देखते हैं कि ये कानून कौन सी सरकार लेके आई है। I mean, we are less interested in the contents of the act, but we are more interested in who is the person who has proposed these acts. तो हमें कानून समझना चाहिए, कानून के प्रावधानों को समझना चाहिए। और जो अब पीछे भी जितने भी ये इम्प्रूवमेंट्स या सुधार आए हैं देश में, वो इसीलिए आए क्योंकि हमने कुछ ना कुछ ऐसे नियम बनाए जिनकी वजह से आज अगर हम जो भी हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पुराने हमने नियमों को चेंज किया है। अब जो 3 एक्ट आए हैं जिनकी अभी बात आजकल चल रही है, उसमें देखिए मतलब बहुत अच्छी बातें भी हैं, जैसे किसानों के लिए अंतरराज्य बाधाएं जो हैं वो कम हो जाएंगी और प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, रेट अच्छा मिलेगा और किसान लोग खुद एग्रीमेंट कर पाएंगे। पर अफसोस थोड़ा ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय इसके बारे में अनुभव है वो बहुत अच्छे नहीं है। मतलब विदेशों में भी ये मॉडल आया था और वहाँ के जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो किसानों को इतना लाभ नहीं पहुंचा पाए। तो ये यहाँ के किसानों में थोड़ा सा डर है। और दूसरा, चीजों को समझने की जरूरत है। अगर वो चीजों को समझ लेंगे तो कार्य और अच्छा हो जाएगा। ठीक है चंद्र सर, जब हम सुधारों की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा समझाइए कि सुधार की सीमा क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम घरेलू उद्योग की कीमत पर विदेशी निवेश को आकर्षित नहीं करना चाहेंगे। सीमा क्या होनी चाहिए सुधारों को लेकर? सुधार जब भी इस देश में हुए हैं, इतिहास इसका गवाह है कि वो हमेशा इंक्रीमेंटल हुए हैं। और सुधार और नेतृत्व का परीक्षा का एक ये टेस्ट है कि जब प्रतिरोध होता है, क्योंकि जब यथास्थिति बदलती है तो आपको माइंडसेट एटीट्यूड्स बदलने होते हैं और ये माइंडसेट एटीट्यूड बदलना बहुत मुश्किल काम है। आदमी परिवर्तन का क्यों प्रतिरोध करता है? इसका कारण ये है कि वो प्रतिरोध उसके वर्तमान के लिए ठीक नहीं है। तो सीमाएं तो इसकी बहुत बड़ी है, कहां तक सुधार हो सकता है, मगर ये धीरे धीरे कई कड़ियों में करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि श्रम कानून में आया, अब इसके बाद जो और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, भूमि, उसमें सुधार लाना पड़ेगा। फिर आपको जो पूंजी है, कैपिटल, उसमें लाना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके बारे में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मगर ये काम धीरे धीरे होगा, जो क्षमता है अब्सॉर्ब करने की उसके हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं तो ये प्रतिरोध में कभी कभी बहुत अच्छी चीजें भी पीछे चली जाती हैं। तो ये जो 3 कानून जिनका जिक्र हो रहा है, इसमें कई बहुत अच्छी चीजें हैं, मगर कई जगह बड़ा कटु अनुभव है जो कॉर्पोरेट के बारे में है। जैसे गन्ने का जो आपूर्ति की गई है चीनी मिलों के लिए, बहुत बड़ा बकाया है उत्तर प्रदेश में।
तो वहां का किसान हमेशा आंदोलित रहता है। 15 दिन में भुगतान होना है, अगर 15 दिन में भुगतान नहीं होना है तो उसमें ब्याज देना है। ब्याज तो खैर नहीं दिया जाता है, मगर 15 दिन का जो भुगतान है वो 6-6, 8-8, 10-10 महीने में भी नहीं होता। कई जगह तो लोग कहते हैं 2 साल तक नहीं होता। ठीक है। तो वो कॉर्पोरेट्स पे थोड़ा एक शंका रहती है कि आएंगे तो क्या करेंगे। ठीक है। तो एक शंका बहुत बड़ी। ठीक है, तो आखिर में एक छोटा सा कमेंट डॉक्टर कौशिक, समय बहुत कम बचा है हमारे पास। बहुत बड़ा तबका यही मानता है कि सुधारों का मतलब है, अक्सर ये समझते हैं वो कि बड़े बिजनेस हाउसेस को खुली छूट। ये कथन कहाँ तक सही है? देखिए, आजकल जो पावर है वो पैसे की पावर है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और पैसा व्यक्ति की जो सोचने की शक्ति है कई बार उसको भी समाप्त कर। तो देश में जो भी रेगुलेशन है उनका काम यही है कि पैसे की शक्ति को इतना पनपने ना दिया जाए, और जो कमजोर लोग हैं आर्थिक रूप से उनको भी पनपने का अवसर दिया जाए। क्योंकि आज के युग में अगर कोई भी उद्योगपति ये सोचेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा लूं, या जो मेरे बिजनेस से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं उनको मैं ज्यादा से ज्यादा लाभ देकर अपना बिजनेस को और बढ़ा लूं, तो वो एक छोटी सोच होगी। आजकल जो उद्देश्य होना चाहिए बिजनेसमैन का वो सस्टेनेबिलिटी, ये होना चाहिए कि हम एक ऐसे ढंग से बिजनेस करें कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उन पर भी कुछ ना कुछ बच जाए। यानी मेरी तो इसमें धारणा ये है कि we do not we have not inherited anything from our parents, but this is a loan that we have and we have to pay to our children. बिल्कुल। तो वो भी आगे जब आए तो वो जी सके। और अगर इनकम डिस्पैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती रही तो इनका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंत में कहूंगा कि विदेशों में अगर आप देखो कि जो पोस्ट है, पोस्ट हर एक पोस्ट, ऊंची पोस्ट, नीची, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इनकी सैलरी स्ट्रक्चर में बहुत कम अंतर है। ठीक है। और हमारे सैलरी स्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ा अंतर है। ये समाप्त करना चाहिए, तभी देश का आर्थिक कल्याण। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर डीपी कौशिक, आपका और सौरभ चंद्र सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोरोना से बिगड़ी अर्थव्यवस्था की चाल को सुधारने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं, हालात को थामने में उनकी अहम भूमिका है। भारत में रिफॉर्म्स बहुत कठिनाई का काम है और इन्हें लागू करना हमेशा कठिन रहा है। और विकास की दर को और तेज करना है तो भारत सरकार को निवेश और उत्पादकता को बेहतर करने के लिए और भी सुधारवादी कदम उठाने होंगे। कोरोना का असर लंबे समय तक रहेगा और सरकार की भावी आर्थिक नीति इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए होनी चाहिए। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।